गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए समाचार के साथ। बेटा बात ऐसी है कि बहुत अच्छी खुशखबरी, और खुशखबरी ये है कि हमारी जो एमपी गवर्नमेंट है उसने वैकेंसी निकाल दी है। लगभग लगभग नहीं, एग्जैक्ट 7,090 पोस्ट पर कांस्टेबल एमपी की वैकेंसी निकली हुई है। देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी जो डेट है जहां से फॉर्म आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं वो 26 तारीख है, इसी महीने की 26 तारीख, यानी एक दो दिन बाद। और लास्ट डेट जो होगी बेटा वो 10 तारीख है अगले महीने की, 10/7/2023। कहने का मतलब कुल मिलाकर हमारे पास केवल और केवल 15 दिन का समय है बेटा फॉर्म फिल करने का। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप फॉर्म में कुछ गलती भी कर देते हैं तो गलती करने पर आपके पास 20 दिन का टोटल समय होगा, परंतु 20 दिन का समय तब होगा 26 तारीख से ही, जिस दिन आप पहले दिन का फॉर्म होगा उसी दिन से माना जाएगा, और अगले महीने की 15 तारीख तक, मतलब 10 तारीख तक आप फॉर्म भर कर सकते हैं, और अगले 5 दिन और तक आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने किसी में भी नाम अपना गलत डाल दिया है। बाई चांस मानो आपका नाम राहुल और आपने चिंकी डाल दिया, तो ये गलती नहीं करनी है, आपको सावधानी से रखना है। आगे देखिए, अगर हम एग्जाम के डेट के बारे में बात करते हैं तो बेटा एग्जाम जो डेट है वो 12 अगस्त 2023 से प्रारंभ होगी, यानी कि अगले से अगला महीना। बस आपको केवल और केवल 45 डेज का टाइम दिया गया बेटा स्टडी का, तो 45 दिन के अंदर आपको तैयारी करके पेपर देना होगा। आगे इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो जो फी होगी वो, अगर मैं जनरल कैटेगरी के बच्चे के बारे में बात करूं तो बेटा आपकी फीस है 500 रुपए, और अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी या अन्य पिछड़े वर्ग या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो होगी 250 रुपीज पर हेड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कियोस्क वगैरह किसी भी माध्यम से आप भर सकते हैं। अब परीक्षा के एग्जाम के बारे में बात करते हैं। बेटा जो परीक्षा 12 अगस्त को होने वाली है वो दो पारियों में परीक्षा होगी। पहली जो पारी होगी उसका टाइमिंग है सुबह 9:30 से 11:30, परंतु आपको 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना, रिपोर्टिंग करना जरूरी है, यानी कि 7:30 बजे आपको एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग स्टार्ट करनी है, 8:30 बजे बाद एंट्री बंद हो जाएगी। राइट। ऐसे ही जो दूसरी पारी है उसका पेपर भी होगा 2 घंटे का, 2:30 से 4:30, पर बेटा उसमें भी आपको 2 घंटे पहले ही रिपोर्टिंग करनी है, तो थोड़ा सा रिपोर्टिंग का टाइम का ध्यान दीजिएगा। यहाँ 7:30 बजे, यहाँ 12:30 बजे। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए, अगर बेटा हम इस पूरे प्रारूप को समझें तो इस पूरे प्रारूप को समझने पर आपको यह समझ में आता है कि सर जो वैकेंसी है जीडी की, आरक्षक की, वो दो तरह की है। एक नॉन टेक्निकल और एक है बेटा टेक्निकल, यानी एक है गैर तकनीकी, एक है तकनीकी। तो जो नॉन टेक्निकल है, गैर तकनीकी, उसके बारे में बात करते हैं। बेटा उसमें भी दो तरह की है, एक टेक्निकल होगी, एक नॉन टेक्निकल होगी। ठीक है, टेक्निकल की तो 321 के आसपास पोस्ट है, और नॉन टेक्निकल की जो है बेटा वो भी दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब उसमें भी एक विशेष सशस्त्र बल होता है और एक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर होता है कांस्टेबल। वो दो वैकेंसी हमारे पास है। ठीक है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। बेटा टोटल वैकेंसी आपके पास कितनी है? 7,090 है। इन 7,090 वैकेंसी को हम तीन भागों में कैटेगराइज कर रहे हैं। अब तीन भागों में कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं उस बात को समझिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं नॉर्मल सशस्त्र बलों की, जो कि विशेष सशस्त्र बल के अंदर आते हैं, वो है 2,646। और अगर बेटा मैं विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर बात करूं तो वो है 4,444, यानी कि लगभग लगभग 6,800-900 के आसपास ये वैकेंसी आपके पास जमी हुई है भाई। ठीक है, तो ये दो तो वैकेंसी हो गई, ये नॉन टेक्निकल है। और अगर मैं टेक्निकल की आगे बात करूं तो बेटा टेक्निकल भी वैकेंसी हमारे पास है, और जो टेक्निकल वैकेंसी है वो टेक्निकल वैकेंसी कितनी है वो देखिए। टेक्निकल लोगों के लिए वैकेंसी है 321 मात्र। टेक्निकल का मतलब जनरल ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर के बारे में यहाँ बात की गई है। ठीक है, तो जो नॉन टेक्निकल के बारे में बेटा हम लोगों ने बात की थी, उस नॉन टेक्निकल में देखो, अगर आप बात करते हैं इसके बारे में, तो केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए है, ध्यान रखिएगा, विशेष सशस्त्र बल। ठीक है, ये केवल और केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। इसमें बेटा अनरिजर्व के लिए है 414 सीट,
ओबीसी के लिए सॉरी 714 सीट, ओबीसी 715, 423 है एससी, 529 है एसटी, 265 है ईडब्ल्यूएस, और टोटल हो गई ये इस तरह से 2646, जो कि केवल पुरुषों के लिए है। उसके बाद बात करते हैं बेटा जनरल ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए है। उसमें देखिए, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 1200 वैकेंसी है, ओबीसी में भी 1200 है, और अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं एससी के बारे में, तो एससी में 711 सीट्स है हमारे पास। एसटी की बात करता हूं तो 889 यानी 889 है, और 444 ईडब्ल्यूएस की, इस तरह से 4444 टोटल वैकेंसी हमारे पास हो जा रही है। ठीक है, तो लगभग लगभग ये 6800 के आसपास तो ये 2 वैकेंसी हमारे पास हो गई है। और हम बात करते हैं आगे, लगभग 321 जो पोस्ट है वो आपके पास आ गई है रेडियो ऑपरेटर की। ठीक है, टेक्निकल, इसमें बेटा मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बट इसके लिए कुछ पर्टिकुलर एजुकेशन की क्राइटेरिया रखा गया है, वो क्या है वो हम आगे बात करते हैं। ये देखिए, अच्छा अगर मैं बात करूं बेटा इसके वेतनमान के बारे में, तो जो आरक्षक वर्ग है सभी सवर्ण के सभी वर्गों के लिए है, आपका वेतनमान होगा 19,500 से 62,000, मतलब आपकी अच्छी खासी सैलरी होने वाली है। सैलरी में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी वैकेंसी, अच्छी जॉब आई हुई है। आगे बात कर लेते हैं बेटा, अगर हम बात करें तो ये आप देख चुके हैं बेटा कि एक तो है आरक्षक रेडियो ऑपरेटर की, और एक है जीडी की, उसमें भी विशेष सशस्त्र बल, और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर इस तरह की वैकेंसी आपके पास गिवन है। ये आपका पूरा क्राइटेरिया दे दिया गया है कि कौन कौन से जिले के अंतर्गत के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये आप देख लेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे आ जाते हैं, और जब आगे आते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन क्राइटेरिया हमारे पास दिया गया है, यानी कि न्यूनतम शैक्षणिकता क्या है वो बात की गई है। देखिए, एक तो है जीडी वाला, एक है रेडियो ऑपरेटर वाला। तो जीडी वाले में आप 10th पास होने चाहिए। 10+2 प्रणाली के अंतर्गत, 10+2 पास नहीं बोला गया है ना, 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं क्लास या हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और अगर आप अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आते हैं, एमपी के होना जरूरी है उसके लिए, तो आपको 8वीं क्लास या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तो भी काम चलेगा भाई। मतलब में इनडायरेक्टली अपन ये समझ सकते हैं कि बेटा जो पेपर आएगा वो 8th लेवल का ही पेपर आने वाला है। अब मैं बात करता हूं रेडियो ऑपरेटर के बारे में, तो जो रेडियो ऑपरेटर है उसके लिए आपको मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से उच्चतर यानी माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 10+2 प्रणाली उत्तीर्ण करनी होगी। अब इसके लिए आगे भी कुछ डेटा दिया गया है, वो क्या है, इसके अतिरिक्त 12th के बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल सॉरी पॉलिटेक्निक संस्था, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई से पॉलिटिक्स, पॉलिटेक्निक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। बट एक चीज और, कंप्यूटर हार्डवेयर तो है बट कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है उसमें, है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक और सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की गई है कि क्षेत्र में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास कर लिया हो। ठीक, इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो कि प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। कहने का मतलब बेटा प्रथम चरण तो सबका होगा, टेक्निकल चाहे नॉन टेक्निकल, पर नॉन टेक्निकल जो टेक्निकल लोग होंगे जो रेडियो ऑपरेटर के लिए भर रहे हैं, प्रथम चरण के बाद उनके पास एक और पेपर होगा जो कि 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, वो टेक्निकल वालों के लिए स्पेशल पेपर होगा। ठीक है, नॉर्मल जीडी नॉन टेक्निकल वालों के लिए पेपर नहीं होगा बेटा। आगे देखिए, अगर मैं निर्धारित आयु सीमा के बारे में बात करूं, तो निर्धारित जो आयु सीमा है वो 10/7/2023 तक ली जाएगी। और कितनी ली जाएगी, इस बार आपको फायदा है। फायदा क्या है कि कोविड के कारण बेहतर 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। मतलब अगर मध्य प्रदेश के अनारक्षित लोगों के बारे में बात करूं, यानी कि जनरल कैटेगरी के बारे में बात करूं, तो जनरल कैटेगरी जो पुरुष है उनके पास मैक्सिमम एज कितनी है, 36। और एमपी के ही अपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों के बारे में बात करूं तो वो भी एज है 36 ईयर्स ओल्ड। अगर बेटा अन्य प्रदेश से मतलब आसपास के किसी भी प्रदेश से आप आ गए हैं, यूपी, राजस्थान, बिहार, किसी भी स्टेट का बच्चा अगर फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए महिला और पुरुष दोनों की एज 36 ही है। परंतु अगर आप एमपी के हैं
तो महिलाओं में फायदा है, महिलाओं को 41 साल तक आपको छूट दी गई है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर? तो बेटा ये आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो क्राइटेरिया दिया गया है वो 46 ईयर तक दिया गया है। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब किन लोगों को अधिकतम आयु में छूट नहीं होगी वो ध्यान से समझिएगा कि सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक C382016/C एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 के अनुसार प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त नहीं होगी। मतलब अगर आप बाहर के स्टेट के हैं तो आपको और एक्स्ट्रा छूट प्रोवाइड नहीं होगी। 36 तो है ही है, वो ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे बात कर लेते हैं बेटा। अगर हम इसमें आगे बात करें तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है और इसकी सैलरी कितनी है। सैलरी 19,000 से लगभग 62-63,000 तक है। अब परीक्षा का जो प्रयोग योजना है उसके बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, जो प्रथम चरण की लिखित परीक्षा है या द्वितीय चरण की जो लिखित परीक्षा होगी, द्वितीय चरण का मतलब नॉन टेक्निकल वालों के लिए कोई भी परीक्षा होगी वो केवल और केवल हिंदी माध्यम में ही होगी, इंग्लिश में पेपर आएगा ही नहीं। ठीक है, मतलब बाइलिंगुअल नहीं होगा, केवल हिंदी में लिखा होगा। और एमसीक्यूज आएंगे, एबीसीडी एबीसीडी वाले जो ऑप्शन वाले होते हैं वो पेपर आएगा। आगे इसमें सेकंड पार्ट है प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा, केवल तकनीकी पदों हेतु अधिकतम 100 अंक बहु विकल्पिक प्रश्न होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय चरण परीक्षा। बेटा वो होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण तो सभी का होगा। प्रथम चरण में एक पेपर सभी बच्चों का होगा, द्वितीय चरण में फिजिकल सभी बच्चों का होगा, परंतु प्रथम चरण में एक पेपर और एक्स्ट्रा होगा, वो केवल टेक्निकल बच्चों का होगा जो कि रेडियो ऑपरेटर के लिए फॉर्म डाल रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम चरण लिखित परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूं बेटा। 2 घंटे का समय होगा, 100 प्रश्न हमारे पास होंगे और अंक की मैं योजना बताऊं तो अधिकतम 100 अंक होगा। 100 प्रश्न है, एक प्रश्न 1 नंबर का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बालक तुक्का लगाते हैं या तुक्का लगाती है, बालक या बालिका, उसके लिए बड़ा फायदा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं या गलत करते हैं तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये एक उन बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है जिन लोगों को तुक्का लगाना ज्यादा पसंद होता है। भाई आगे देखिए, प्रश्नों के प्रकार के बारे में बात करूं तो बेटा 40, 30 और 30 इस तरह से 3 भाग विभाजित है। पहला 40 में सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान है। तार्किक ज्ञान का कतई मतलब आप ये मत समझिएगा कि इसका मतलब रीजनिंग है, नहीं बेटा, इसका मतलब रीजनिंग नहीं है। रीजनिंग हमारे पास ये है बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि। और 30 नंबर की क्या आएगी? मैथ्स, और मैथ्स के साथ कौन आएगा? साइंस। तो इस तरह से आपके टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होने वाले हैं। तो पेपर भी आपको समझ में आ गया कि पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट हमारे पास आने वाले हैं। आगे चलते हैं। जो रेडियो ऑपरेटर है उनके तो 2 पेपर होने वाले हैं। प्रथम पेपर तो हो गया होगा, दूसरे पेपर में केवल ये रेडियो ऑपरेटर वाले के लिए है, नॉन टेक्निकल वालों के लिए नहीं है। केवल और केवल टेक्निकल स्टूडेंट जो होंगे उन्हीं के लिए ये पेपर होगा। पेपर बेटा वही 100 मार्क्स का 2 घंटे होगा। ठीक है, और ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं कि किस किस तरह से निर्धारण रहेगा। मतलब कि उनको इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं बेटा। अगर हम शारीरिक दक्षता के बारे में बात करें तो जो जीडी वाले बच्चे हैं, नॉन टेक्निकल, मतलब हम सारे बच्चे, लगभग ज्यादातर बच्चे वही होंगे, उन बच्चों के पेपर जो है उसके साथ साथ फर्स्ट और सेकंड पेपर, मतलब पहला पेपर और दूसरा शारीरिक दक्षता, दोनों के मार्क्स बेटा जुड़ेंगे। और शारीरिक दक्षता में कम से कम 30% मार्क्स लाना बहुत कंपलसरी है भाई। ठीक है, ये बात हो गई। पर नॉन टेक्निकल जो बच्चे हैं उनको शारीरिक दक्षता के उनके मार्क्स जो हैं वो पेपर में नहीं जुड़ेंगे। उनको केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपको केवल पास करना है, आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो अब कम नंबर लाए ज्यादा नंबर लाए उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, किसके? टेक्निकल लोगों के, पर किसमें? शारीरिक दक्षता में। ठीक, आगे देखिए। दूसरी चीज बेटा 7 गुणे बच्चे पास किए जाएंगे रिटर्न एग्जाम में, जितने भी, जैसे मानो कि 7,000 वैकेंसी है तो 7,000 का 7 गुना यानी कि लगभग 49-50,000 बच्चे हैं वो पास किए जाएंगे। और वो फिर पेपर देने जाएंगे किसका? शारीरिक दक्षता का पेपर, इन द सेंस कि फिजिकल उनका चेक होगा भाई। आगे बात कर लेते हैं।
यहाँ पे बेटा स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि आपको न्यूनतम 30% अंक तो लाने ही हैं, जो कि बहुत जरूरी है, प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़ा जाएगा, तब जाके आपका सिलेक्शन माना जाएगा नॉन टेक्निकल बच्चों का। परंतु अगर कोई टेक्निकल बच्चा है यानी कि रेडियो ऑपरेटर के लिए कर रहा है, तो बेटा उसके 800 मीटर दौड़ में केवल 20% अंक चाहिए, यानी कि 40 नंबर का 800 मीटर दौड़ होगी, उसका 20% है कि 8 नंबर ही आपको चाहिए जो टेक्निकल बच्चा भर रहा है, और उनको केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो बेटा आपके सामने पूरा का पूरा आपका शारीरिक मापदंड परीक्षण की पूरी प्रोसेस बताई गई है, और आपको क्या क्या क्राइटेरिया वो भी बताया गया है। अगर आप जनरल से आते हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी किसी से भी आते हैं, तो आपकी जो मिनिमम हाइट है बेटा वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैक्सिमम आप कितने ही सेंटीमीटर के हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और सीना की बात करूं, पर ये सीना जो है फुलाना और बिना फुलाना ये केवल और केवल पुरुषों में होता है, महिलाओं में इसका क्राइटेरिया नहीं है। पुरुषों में बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है? अगर मैं बात करूं गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊं के मामले में, तो बेटा गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊं के मामले में पुरुष की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, परंतु सीना सीना फुलाने का क्राइटेरिया वही है, मतलब सीना जो है वो 69 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जितना भी है फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और फुलना चाहिए। मानो आपका सीना 82 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, तो फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और यानी कि 87 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि 84 पे काम चलेगा, नहीं, 84 पे काम कब चलेगा, जब बिना फुलाए आपका 79 है, तब फुलाने पर 84 होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो कोई अच्छी बात है। इसी में मराठा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है। 79 सेंटीमीटर आपके लिए बिना फुलाए सीना होना चाहिए, और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद सीना होना चाहिए। यानी बेटा अगर मैं सीना फुलाने के क्राइटेरिया की बात करूं, तो इसमें आरक्षण का होना ना होना, बेटा गोरखा भट्ट का होना, गठवाली का होना, कुमाऊं जाति से होना, किसी भी कैटेगरी से होना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। परंतु ये किसके लिए है? ये विशेष सशस्त्र बल वालों के लिए है। ठीक है? चलिए अब मैं बात कर रहा हूं जो विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य लोग हैं, मतलब जिनकी वैकेंसी 4444 वैकेंसी है, उनकी बात कर रहा हूं। उन लोगों में क्या है बेटा? उन लोगों में पुरुष जो है उसकी ऊंचाई 168, महिला की 155, फुलाए बिना फुलाए 81, फुलाने के बाद 86, फीमेल में लागू नहीं होगा। ऐसे ही विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य सवर्ण वर्णों में पुरुष 160, 155 फीमेल, 76, 81 यहाँ लागू नहीं होगा। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है जो हम आप देखकर समझ सकते हैं। ठीक, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, अब कद का माप, सीने का फुलाव केवल पुरुषों का, और दृष्टि, अभ्यर्थी को कोई नेत्र रोग विकार नहीं होना चाहिए, और बिना चश्मे के दृष्टि की तीव्रता 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मुख्य रंगों के अंतर में करने में सक्षम होना चाहिए, जिसका इशिहारा प्लेटों के माध्यम से परीक्षण किया गया है। नोकनी या फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नोकनी का मतलब समझ रहे हैं बेटा, जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारे घुटने एक दूसरे से टकराने नहीं चाहिए। और फ्लैट फुट का मतलब, अगर हम यहाँ सपोज जमीन पर खड़े हैं और मैं अपने पैरों के ऊपर पानी डाल दे रहा हूँ, दोनों पैरों को मिलाकर, और फिर इनको आगे बढ़ाता हूं, तो जब पैर का शेप बनता है, तो बेटा पैर का जो शेप है वो कुछ इस तरीके का बनना चाहिए, समझ रहे हो, इस तरीके का, यानी कि ये गैप होना चाहिए। ठीक, चलिए, यानी फुट फ्लैट नहीं होने चाहिए, ऐसे पैरों का निशान नहीं आना चाहिए सीधा सीधा। आगे देखिए, अभ्यर्थी का जो शरीर है वो किसी भी प्रकार से अपंग भी नहीं होना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है। आगे जो भी होगा उसकी पूरी वीडियोग्राफी करी जाएगी स्वास्थ्य परीक्षण की, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएंगे, आप किसी के साथ में कोई बेईमान नहीं होने वाली, बहुत स्मूथली आप आराम से इसके बारे में तैयारी कर सकते हैं। आरक्षण की बात कर लेते हैं बेटा, तो आरक्षण ये आपके सामने है, प्रॉपर तरीके से आरक्षण लिखा हुआ है, आप इजीली इसको देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आ जाइए, प्रमाण पत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है अभी, और हम
आते हैं अंतिम चरण पर। यात्रा किराए के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं बेटा। लिखित परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि में सम्मिलित होने पर केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के आदेशानुसार वास्तविक यात्रा किराया दिया जाएगा। यात्रा टिकट प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थी के पते के जिले में जाने वाली ट्रेन या बस का किराया जो भी न्यूनतम हो का भुगतान किया जाएगा। यह किराया शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उनके जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक यह है कि यात्रा किराए के भुगतान चाहने वाले अभ्यर्थी अपने बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी साथ में लेकर आए। मतलब यहाँ है कि जनरल वालों को कोई फायदा नहीं है भैया, आप अपना पैसा खुद खर्च करो। जो आरक्षण है जिनको, वो उनको ही ये फायदा होगा यात्रा किराए में। जनरल वालों को कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है। क्लियर? चलिए अब अंतिम चरण की बात कर लेते हैं। बेटा जो जीडी वाला बच्चा है, शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक आने पर प्रथम चरण लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा दोनों के प्राप्त अंकों का योग करने के आधार पर इनका चयन होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, रेडियो ऑपरेटर के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटा उसकी लिखित परीक्षा के ही हिसाब से वो चयन होगा। ठीक है, और जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा वो आने पर, न्यूनतम अंक आने पर प्रथम चरण लिखित परीक्षा और लिखित तकनीकी परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर आपके अंतिम चयन किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर शारीरिक दक्षता के कोई भी मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, इसको भी आप विशेष ध्यान रखेंगे भाई। आगे बात कर लेते हैं बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, शारीरिक दक्षता जो 100 मार्क्स की है वो किस किस तरह से होगी भैया। पुरुषों के लिए गोला फेंक होगा 7.26 किलोग्राम, महिलाओं के लिए गोला फेंक होगा 4 किलोग्राम का। 800 मीटर की दौड़ होगी बेटा। 800 मीटर की दौड़ में केवल एक ही अवसर दिया जाएगा, जबकि गोला फेंक और लंबी कूद में 3 अवसर आपको दिए जाएंगे। तीनों में से भी एक में भी आप पास हो गए एक बार भी तो काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बेटा ये पूरी लिस्ट है, मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि आपको कितने कितने अंक मिलेंगे। ठीक है, पुरुषों को कितने कितने किस किस हिसाब से अंक मिलेंगे। अगर आप जो है 800 मीटर की दौड़ को पूरा करने में 198.3 सेकंड से ज्यादा समय लेते हैं तो उसको आपको 0 नंबर मिलेंगे। और अगर आप मात्र 124.2 सेकंड से कम समय में ही कवर कर लेते हैं तो आपको अधिकतम 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जो रनिंग है वो 40 नंबर की है दौड़ आपकी। अगर मैं बात करूं लंबी कूद के बारे में तो 30 नंबर की है। और बेटा गोला फेंक भी कितने नंबर का है, 30 नंबर का होगा। क्लियर है? चलिए आपको मैक्सिमम मार्क्स कब मिलेंगे, इतने पर 5.57 मीटर अगर आप कूदते हैं तो, और 8.76 मीटर से अधिक गोला फेंकते हैं तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। आगे देखिए, और ये लगभग हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट कैसे, ये सेम दक्षता है बेटा, शारीरिक दक्षता परीक्षण है, सेम प्रोसेस, क्राइटेरिया पूरा होगा, उस हिसाब से हम क्राइटेरिया कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्राइटेरिया पूरा है, या पूरा टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग इसे विजिट कर सकते हैं। तो ये पूरा क्राइटेरिया बेटा बता दिया गया है आपको। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स के तौर पे दिए गए हैं कि बेटा नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स होगा वो इस तरीके से आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और किसी भी तरह की अब समस्या नहीं होगी। अगर मैं डेटा के बारे में बात करूं तो ये आपका डेटा लगभग हो गया है कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है बेटा, ध्यान क्या रखनी है कि अभी जो आपका 26 तारीख से जो फॉर्म फिल होना है वो आपका जो लास्ट डेट होगी वो कितनी तारीख होगी, 10 दिन। यानी कुल मिला के मात्र बेटा 15 दिन का समय है। और 15 दिन में आपको ये विशेष बात याद रखनी है कि कभी भी आप गलती से भी ये ना सोचे कि लास्ट में फॉर्म भर देंगे, आपको फॉर्म स्टार्टिंग में ही भरना होगा। दूसरी चीज, आप जो उसके अंदर कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं तो 20 तारीख तक, सॉरी 15 तारीख तक आप उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं, यानी 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्लियर है बेटा? आई होप कि पूरी बात समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको भौतिक की तरफ से रिप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर है? जय हिंद, जय भारत।